हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टोटल पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये वीडियो में हम सीधे सीधे बात करेंगे जो दिल्ली सल्तनत अर्थात मध्यकालीन है। सबसे पहले हम जो देखेंगे, आज हम इसमें बात क्या करेंगे, जो मध्यकाल है। टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये क्या है, सीधे सीधे हम इसका क्या है मध्यकाल है उसके हम क्या है पूरे एक पोर्शन को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। मध्यकाल में आप देखते हो कि सबसे पहला जो मेजर पॉइंट रहता है वही दिल्ली का रहता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद में क्या रहता है, मुगल एम्पायर रहता है। तो इसमें आज की जो वीडियो रहेगी हम उसमें क्या बात करेंगे, पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पहले अरबों का आक्रमण हुआ, अर्थात हम इसमें देखेंगे 712 से लेकर कहां तक, 1526 तक। इस वीडियो को हम यहाँ पर देखेंगे। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कई बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर ऐसा कीजिए कि एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हम क्या करें, मिडेवल को क्या करें, पूरा कवर कर सकें। ठीक है, जो क्या है जल्दी से जल्दी हम क्या है कवर कर सकें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है लास्ट मोमेंट पे, जैसे कि आप क्या है, आज क्या हो गई है, 2 नवंबर हो गई। ठीक है, 2 नवंबर है, 2 नवंबर के बाद में अगर आप देखो तो आपके पास 45 डेज भी नहीं रह गए। ठीक है, किसके लिए, एग्जाम के लिए, क्योंकि 15 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है, 45 दिन भी नहीं रह गया। अब क्या होता है, अब जागते हैं कि हाँ भाई पेपर रह गया, और कुछ तो इतने महापुरुष होते हैं कि अभी भी नहीं जागे होते हैं कि पेपर आ गया। तो उनके लिए ये क्या है, स्पेशल वीडियो है, एक तरीके से कह सकता हूं कि आप पढ़ो भैया। देखो यार, मैं जितना हो सकता है, जितने क्वेश्चन कवर हो सकते हैं उतने इसमें लगभग लूसेंट का लूसेंट है। आप देखोगे किरण जो पब्लिकेशन की बुक्स आती है, कई सारी बुकों को इसमें जो क्या है मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं तो मैंने भी क्या है, जैसे कि आप देखोगे कि एसके पांडे की बुक होती है, क्योंकि मैंने जो और वीडियोस हैं, जैसे कि आप अगर डीप में पढ़ना चाहें तो जैसे डीप में भी आपको अच्छी खासी मिलेंगी, जिसमें मैंने आपको कई सारी बुक विपिन चंद्रा और इन सब को कंपेयर करके वहां पर दिया है डीप में। पर जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें सिर्फ एनटीपीसी के लिए चाहिए, क्योंकि जो विपिन चंद्रा और एसके पांडे जो बुक है वो क्या है, किसके लिए रहती है, जैसे कि पीसीएस के लिए रहती हैं और यूपीएससी के लिए रहती हैं, तो उनका क्या है अलग सिलेबस रहता है। तो इस जो ये है, ये जो वीडियो रहेगी वो क्या रहेगी, सिर्फ वनडे एग्जाम्स के लिए रहेगी। जैसे कि आप देखोगे पुलिस में क्या है, ये थोड़ी ना पूछेगा यार किसका या किससे रिलेटेड थी, किसकी नीति क्या थी। तो बस इसमें क्या है ऊपर ही ऊपर से पूछ लेता है। इसमें क्या रहता है, ऑप्शनल रहते हैं, और जो सिविल्स रहते हैं उसमें आप देखोगे कि सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप हिल जाओगे पूरा, वो क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें क्या रहता है, सीधे सीधे आपको क्या होता है, सीधे टिक मार्क करना होता है। जैसे कि आप सीधे सीधे देखोगे 712 ईस्वी में किसने सबसे पहले आक्रमण करा था, तो सबको पता होगा, ऑप्शन दिया होगा कि क्या होता है। ठीक है, कि पहला ऑप्शन दिया होगा मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद बिन गौरी, ठीक है, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बताओ किसने आक्रमण करा था। तो इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। तो उन सब को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे, और उनसे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन मैं आपको क्या है प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम क्या है पूरा दिल्ली सल्तनत, अर्थात जो क्या है मध्यकाल को हमने 2 पार्टों में डिवाइड करा है। पहला है दिल्ली, दूसरा क्या है मुगल। दिल्ली में हम देखेंगे 712 से लेकर, क्योंकि ये क्या है तुर्कों का आक्रमण है। क्योंकि आप देखोगे जो दिल्ली जो सल्तनत है वह कहां से है, 1206 से लेकर है, 1206 से लेकर 1526 तक है। ठीक है, कहां तक है, 1526 तक। पर यहां पर आप देखोगे कि ये 712 से लेकर 1206 के बीच में जो रहता है हमारा, वो हम क्या देखते हैं, तुर्कों के आक्रमण को देखते हैं, जिसमें जो ठीक है, क्या देखेंगे हम इसमें, सबसे पहले आप देखोगे 712 में, ठीक है, 712 से लेकर 1206 में आप देखते हो तुर्कों का आक्रमण। किसका आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तुर्कों का। और 712 में भी आप देखते हो जो तुर्क नहीं है, अरब है जो आक्रमण करता है। कौन था, अरबों का आक्रमण देखोगे। इसके बाद फिर आप देखोगे तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, इस तरह से जो रहेगा वह क्या रहेगा,
1206 तक क्या रहेगा यहाँ पर कि तुर्कों के आक्रमण को आप यहाँ पर देखोगे। इसके बाद क्या होगा, 1206 से लेकर आप देखोगे यहाँ पर 1526 तक दिल्ली को देखोगे, दिल्ली सल्तनत को देखोगे। क्या देखोगे, दिल्ली सल्तनत को देखोगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप देखोगे। तो इन सब चीजों को आज हम यहाँ पर देखेंगे, जाकि जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे, सबसे पहले का जो टॉपिक है उसमें देखोगे, ठीक है, अरबों और तुर्कों के आक्रमण में पहला जो आप देखोगे कि सबसे पहले जो कौन है, मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है, क्या है, कासिम को देखोगे आप, फिर गजनी को देखोगे, गजनवी को, मोहम्मद बिन गजनवी को, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, मोहम्मद गौरी। ये क्या रहेगा आपका, इन तीनों को आप देखोगे कि ये क्या रहेंगे, 712 से 1206 के बीच में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देखोगे 1206 में यहां पर दिल्ली में आप देखते हो कि यहां पर जो क्या है, 5 वंश आए। क्या है, 5 वंश आए। कौन कौन से आए, पहला तो आप क्या देखोगे, गुलाम वंश देखोगे। यहां पर गुलाम वंश, इसे जिसे मामलुक वंश कह सकते हैं, बलबनी वंश कह सकते हैं, इल्बरी वंश कह सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कई कई ऐसे आए, जैसे इल्तुतमिश आया, उसने इल्बरी वंश के नाम से चलाया। बलबन आया, उसने क्या है, बलबनी वंश के नाम से चलाया। तो इसे क्या है, कई वंशों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुलाम वंश हो गया। गुलाम के बाद आए खिलजी, खिलजी वंश, जिसे खिलजी क्रांति के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो यहां पर कौन आएगा, तुगलक वंश, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद आप देखते हो कि कौन आएगा, फिर इसके बाद में आते हैं सैयद। सैयद के बाद में कौन आएगा, आप देखते हो लोदी वंश। ठीक है, तो दिल्ली का जो टाइम पीरियड आपने देखा 1206 से रहेगा 1526 तक, जो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे स्टार्ट करा गया और 1526 में क्या है, बाबर द्वारा इसे क्या है, खत्म करा गया। किसे पराजित करके, इब्राहिम लोदी को पराजित करके क्या है, करा गया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम गजनवी और क्या है, महमूद गौरी को, मोहम्मद गौरी को। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि देखो, ये तो आप सीधे सीधे आप पूछोगे ये क्यों बताया, इसको बताने के पीछे एक रीजन है कि सबसे पहले जो क्या है, आप देखोगे कि तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले किसने आक्रमण किया। कई बार सीधे सीधे सिक्वल में पूछ लेता है कि किसका आक्रमण किस क्रम में हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, फिर गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ। गुलाम वंश के भी हम शासकों को देखेंगे कौन कौन आया, जैसे कि हम देखने को तो 4 हमारे प्रमुख हैं गुलाम में। पहला देखेंगे आप कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, क्योंकि उसके बाद फिर उसका पुत्र आया था राम साहब, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद फिर रुकनुद्दीन फिरोज आया, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिया है, रजिया के बाद आप सीधे बलबन को देखें, बीच के जो शासक थे वो बेकार थे। ठीक है, इसी तरह से आप खिलजी में देखोगे तो खिलजी भी में भी आप देखोगे कौन था, गयास जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, और फिर ठीक है, इस प्रकार से देखोगे। फिर यहां पर आप देखोगे मुगल में, सॉरी तुगलक में देखोगे तो तुगलक में आपको कौन आएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर कौन आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सैयद में खिज्र खां वगैरह, इन्हें देखोगे, जो क्या है काफी इंपॉर्टेंट नहीं रहता सैयद में। सैयद से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, बस इतना ही पूछा जाता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, किस इसने क्या करा। फिर इसमें आप लास्ट में देखोगे लोदी वंश। लोदी वंश में आप देखोगे कि कौन कौन था, कि लोदी वंश में सबसे पहले बहलोल लोदी हुआ, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर आया, फिर इब्राहिम लोदी। इसके बाद क्या हुआ कि पूरा दिल्ली सल्तनत क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक नजर में हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से कौन कौन आया, क्या क्या हुआ। ठीक है, इस चीज को हमने देखा। अब सीधे सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, काफी लंबा हो जाएगा। वीडियो क्या है, काफी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम क्या है, पूरा दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत का कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत
जिसमें क्या है 712 से लेके 1526 तक हम कवर करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आप देखोगे कि यहां पर 3 आक्रमणकारी मिलते हैं। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था, इसे मैंने क्या है डीप में पूरा, ये क्या है पूरा एक अलग चैप्टर है, उसकी अलग वीडियो है, ठीक है, उसे देखना चाहें तो उसको भी मैं आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको क्या है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये उनके लिए है, मैं अभी दोबारा कह रहा हूं, जो क्या है अभी सो के उठे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है उन्हें बस इतना चाहिए कि हाँ कि भैया एग्जाम क्लियर हो जाए, पढ़ के जाना है, तो वो चीज है ना, उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। और जो बच्चे जो जिन्हें बिल्कुल ही पक्का क्रैक करना है एग्जाम को, उनके लिए मेरी वो वाली वीडियो, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या है सीधे सीधे हम फैक्ट्स की बात करेंगे, और उनमें हमने क्या बात करी है, जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें हमने डीप में बात करी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम, जो क्या था, जिसका आक्रमण हमको देखने को मिलता है 712 में। किसका आक्रमण देखने को मिलता है, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने क्या है सबसे पहले भारत पर आक्रमण करा था। पहला अरब था, ये क्या था, अरब से संबंधित था, ठीक है। यहां पर पहला क्वेश्चन बनता है कि इसने कितनी बार भारत पर आक्रमण करा, तो इसने क्या है एक बार आक्रमण करा, ठीक है। कितनी बार आक्रमण करा, तो इसने एक बार क्या है इस पर आक्रमण करा। पहला अरब ये था, इसने क्या करा 712 में आक्रमण करा, और उस समय के एक स्टोरी है, स्टोरी वगैरह मैं बताना नहीं चाह रहा था, पर यहां पर बता दे रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग है, कि क्या था कि जो वहां का देखिए तो अरब क्या था उस समय, दक्षिण के साथ दक्षिण भारत था, वहां पर क्या है अरब के व्यापारियों के साथ क्या है व्यापार चलता था, जिसके थ्रू क्या हुआ कि जो क्या है सिंध के एक शासक थे दाहिर ने क्या करा कि उनका जो अरब के यात्री थे उनका क्या है दक्षिण से जहाज जा रहा था, जो क्या है लूट गया। जिसके बाद अरब के शासक ने दाहिर से कहा कि आप इसका क्या है हर्जाना भरें, जिसको क्या है मना कर दिया, ठीक है। जिसको दाहिर द्वारा मना करने के बाद क्या है यहाँ के जो शासक और खलीफा थे, शासक का भी नाम पूछा जाता है, तो वह क्या था, शासक का नाम मिलता है अल हजाज। अल हजाज शासक कौन हो गया, अल हजाज यहाँ का शासक हो गया, और खलीफा का नाम पूछा जाता है खलीफा उमर। इन दोनों ने क्या करा कि इसने अल हजाज ने अपने क्या है दामाद और या कह दें गुलाम, क्योंकि उस समय दोनों ही एक होते थे कि गुलाम को ही या आगे चल के क्या कर लेते थे, दामाद बना लेते थे, जो अच्छा होता था। तो अल हजाज ने क्या करा, जो शासक था अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को क्या है जाहिर पर सिंध का जो क्षेत्र था, जो क्या है वर्तमान में क्या है पाकिस्तान में, उस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए कहा, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा, और 712 में क्या है दाहिर को सिंध के शासक, अब ये दाहिर का भी पूछा जाता है, किसे पराजित करा, तो वह करा था दाहिर को पराजित कर। इसने क्या करा 712 में क्या है इसे जीता, और ये कब तक रहा 712 से लेकर 715 तक ये क्या है भारत में रहा, क्योंकि उस समय जो सिंध का क्षेत्र था वो भी क्या है भारत में सम्मिलित था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है ये क्या है जजिया। सबसे पहले जो जजिया कर जो वसूला था वह किसने वसूला था, तो वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या है जजिया कर क्या है सबसे पहले यहां पर वसूला गया था, ठीक है। क्या करा गया था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा यहां पर जजिया कर वसूला गया था। तो ये आपको क्या है बस इतना याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ये क्या था, अरब का पहला शासक था, जिसने क्या है सिंध पर आक्रमण करा था। कब करा था 712 में इसने आक्रमण करा था, ठीक है। अरब के शासक का नाम क्या था, अल हजाज था। वहां के खलीफा का नाम क्या था, तो वहां के खलीफा का नाम था खलीफा उमर, जिसके कहने पर आक्रमण हुआ। सबसे पहले आक्रमण इसने कहां पर करा, सिंध पर। सिंध का शासक कौन था, दाहिर, ठीक है। और कब से कब तक रहा, 712 से लेकर 15 तक ये क्या है भारत में रहा। इसने सबसे पहले क्या करा, जजिया कर को वसूला, ठीक है। सबसे पहले क्या है जजिया कर को वसूला। अब ये जजिया होता क्या था, तो जजिया दोस्तों एक ऐसा कर था जो क्या था गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से। जैसे कि आप जो मुस्लिम नहीं है उनसे यह कर क्या है वसूला जाता था। ये किसके द्वारा करा गया, तो ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, जजिया कर किसके द्वारा सबसे पहले वसूला गया, तो वह क्या है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसे क्या है वसूला गया था, ठीक है। इसके बाद अगला जो आक्रमणकारी हुआ वह कौन हुआ, इतना याद हो गया, मोहम्मद बिन कासिम। इतना तो सबको याद ही हो गया होगा, 4 ही 5 फैक्ट बताएं, ठीक है।
जो क्या है पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला शासक हुआ है वह कौन हुआ है? गजनवी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। गजनवी जो था वह क्या है? गजनी से रिलेटेड था। कहां से था? गजनी से संबंधित था। कहां से था? गजनी से संबंधित था। गजनी साम्राज्य की यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गजनी साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वह क्या थी? अल्पतगीन। अल्पतगीन नामक व्यक्ति ने क्या है इसकी स्थापना करी थी। किसकी? गजनी साम्राज्य की। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा करी गई थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन के द्वारा क्या है करी गई थी। अब अल्पतगीन का एक दामाद था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या था? अगला शासक के रूप में बना। किसका? गजनी साम्राज्य का अगला शासक कौन बना? सुबुक्तगीन क्या है? गजनी साम्राज्य का अगला शासक बना। ठीक है, क्या हुआ? इसका जो पुत्र था ये सुबुक्तगीन, ये क्या है पहला जो क्या था अगला शासक बना। कौन? सुबुक्तगीन। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। इसने क्या करा? सुबुक्तगीन ने क्या करा? सबसे पहले तुर्कों की बात करें तो ये क्या था? सबसे पहला तुर्क था जिसने क्या है सिंध पर आक्रमण करा। और वहां के शासक कौन था? जयपाल। जयपाल को पराजित करा। कौन था? ये तुर्क था, पहला तुर्क। ठीक है, इससे ये भी याद रखना, पहला अरब कौन था? तो वह कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और पहला तुर्क कौन था जिसने क्या है भारत पर आक्रमण करा? वह कौन था? सुबुक्तगीन, ना कि ठीक है गजनवी। ठीक है, इसके दो पुत्र हुए। पहला जो नाम था, पहला आता है गजनवी। ठीक है, कौन आता है? गजनवी। और दूसरे पुत्र का नाम आता है इस्माइल। ठीक है, इसमें जो इस्माइल था वह क्या है थोड़ा सा कमजोर था। और जो क्या था गजनवी था वह क्या है शासकीय कार्यों में अधिक रुचि रखता था। जिसके बाद इसने क्या है गजनी साम्राज्य पर किसका अधिकार हो गया? सुबुक्तगीन के बड़े बेटे गजनवी ने क्या है अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब भैया गजनवी क्या हो गए? यहाँ के शासक हो गए। ठीक है, गजनवी शासक बने। अब ये शासक तो बन गए, कब बने? 998 में ये क्या है गद्दी पर बैठे। ठीक है, गद्दी पर बैठ गए। अब इनने क्या करा? इनने भारत पर, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण करा? तो इसने क्या है भारत पर 17 बार आक्रमण करा। कब से कब तक करा? इस 98 में गद्दी पर बैठा था, पर इसने क्या करा कि 98 में गद्दी पर बैठने के बाद 1001 से 27 तक इसने भारत पर आक्रमण करा। क्यों? इसका जो कभी कभी पूछ लेता है कि गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में लूटपाट करना और क्या था? इस्लाम की क्या है प्रचार प्रसार करना। ये क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। इसने क्या है 17 बार आक्रमण करा। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। कब से कब तक करा? 1001 से 1027 तक इसने आक्रमण करा। जिसमें इसने क्या है सबसे पहला जो आक्रमण था वह क्या है 1001 में किसके विरुद्ध करा? जयपाल के विरुद्ध ही करा। ठीक है, क्या करा? जयपाल के विरुद्ध करा। और कब करा था? 1001 में जयपाल के विरुद्ध में इसने क्या है पहला आक्रमण करा। और इसमें भी ये क्या है सफल रहा। इसके बाद जो इसका दूसरा आक्रमण पूछा जाता है तो वह है 1008 में नागरकोट। नागरकोट। ठीक है, इसके बाद इसका जो सबसे अगला जो इंपॉर्टेंट है वो 1025 में क्या है? सोमनाथ। सोमनाथ पर आक्रमण। कौन सा आक्रमण? सोमनाथ पर आक्रमण इसका क्या है पूछा जाता है कि इसने किस पर आक्रमण करा था। तो इसका जो सोमनाथ का आक्रमण है वह भी क्या है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी के कारण इसको क्या है, इसको कई नामों से जाना जाता है। इसे मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक या कहते हैं बुत सिकन, अर्थात कह सकते हैं मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक या क्या है बुत सिकन, जिसका मतलब होता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, के नाम से इसे क्या जाना जाता है? किसे जाना जाता है? गजनवी को इस नाम से जाना जाता है। इसने क्या करा? इसका जो प्रमुख आक्रमण था वह क्या था? 1025 में इसका क्या था प्रमुख आक्रमण था, जो इसने
करा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो सोमनाथ का आक्रमण है वो कई बार पूछा जाता है। जो क्या है, सोमनाथ जो मंदिर है वह कहाँ है, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है, पूछा जाता है। इसके बाद इसमें इसने क्या करा था, सोमनाथ मंदिर से इसे क्या है 20 लाख दिनार क्या करा था, इसने 20 लाख दिनारों को उसने क्या है प्राप्त करा था। ठीक है, तो जो क्या है इंपॉर्टेंट रहता है। इसका कई बार अंतिम आक्रमण पूछा जाता है। क्या है, 1027 में इसका जो लास्ट आक्रमण था वह किसके विरुद्ध था, तो वह क्या था, जाटों के विरुद्ध क्या था, इसका अंतिम आक्रमण था। ठीक है, क्या था, जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण था, जो क्या है पूछा जाता है। क्योंकि जब ये सोमनाथ से लौटकर जा रहा था तो जाटों ने क्या है इस पर आक्रमण कर क्या है इसका कुछ जो धन था वह क्या है लूटा था। इसके बाद ये क्या है 1027 में क्या हुई, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो शासक आएगा वो कौन आएगा, तो कौन था, वो है गौरी था। ठीक है, गौरी की तरफ बढ़ने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर कि जो गजनी था उसके साथ जो क्या है प्रमुख राइटर आए थे, कुछ प्रमुख राइटर आए थे, वे क्या है काफी पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वह किसका नाम आता है, अल-बरूनी। अल-बरूनी की किताब भी पूछी जा सकती है कि इसकी कौन सी किताब थी, तो आपको याद रखना है इसकी कौन सी किताब थी, किताब उल हिंद। ठीक है, इसकी कौन सी किताब थी, तो ये पूछा जाता है कि किताबुल हिंद के लेखक कौन थे, तो आपको सीधे सीधे आंसर लगाना है इसका कि अल-बरूनी। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में थे, तो आपको याद रखना है किसके शासनकाल में थे, तो यह थे महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी थे। अल-बरूनी के साथ 4 प्रमुख और राइटर थे। पहला जो नाम आता है वह कौन सा आता है, फिरदौसी का, फिरदौसी, उत्बी। ठीक है, फिरदौसी, उत्बी, बैहाकी और एक और देखो, अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी, ठीक है, और इसके बेहाकी, बेहाकी के बाद जो नाम आता है वह आता है फारूकी। ये क्या थे, 5 प्रमुख राइटर थे जो क्या थे इसके साथ ही क्या हुए थे, भारत आए थे। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वह कौन सा रहता है, अल-बरूनी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अल-बरूनी के साथ किसके शासनकाल में था अल-बरूनी, तो आपको याद रखना है किसके, महमूद गजनवी के जो शासनकाल था उसी में ये क्या था, अल-बरूनी यहाँ पर था। तो महमूद गजनवी का जो मैंने शासनकाल बताया कितना, 1001 से आप देखिए, वैसे तो 98 से 998 से स्टार्ट होकर 1027 तक गया था, जिसमें आपको याद रखना है इसका जो अंतिम आक्रमण था वह किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध क्या था इसका अंतिम आक्रमण था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था प्रमुख क्या, गजनी। अब इसके बाद जो हमें देखना है वह क्या है, गौरी। कौन है, शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, जो क्या है तीसरा, हम कह सकते हैं कि तीसरा आक्रमणकारी है दिल्ली सल्तनत से पहले। हमने 3 आक्रमणकारियों के बारे में देखा, ये उसमें से तीसरा आक्रमणकारी है। पहला जो हमने आक्रमणकारी देखा तो पहला कौन सा था, मोहम्मद बिन कासिम, जो क्या है पहला अरब आक्रमणकारी था। इसके बाद हमने देखा कि जो दूसरा था वह कौन था, महमूद गजनवी, और इसके बाद हम देखते हैं गौरी। ठीक है, गौरी का अगर हम वास्तविक नाम को देखें तो गौरी का जो हमें वास्तविक नाम मिलता है वह क्या नाम मिलता है, शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, क्या नाम मिलता है, शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये इसका नाम मिलता है। इसके क्या है, हमें वैसे तो 5 ही आक्रमण याद रखने हैं जो क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें क्या है काफी याद रखना है। तो देखो, गौरी का जो आक्रमण थे उनमें से सबसे पहला जो आक्रमण आपको देखना है वह कौन सा है। वैसे तो गौरी क्या था, गौरी का जो टाइम पीरियड हम देखते हैं कि यह क्या था 1173 से लेकर क्या है आप देखोगे 1206 तक, अर्थात दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसी के टाइम में क्या होगी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। ठीक है,
इसी के समय में क्या होगी, शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वही क्या करेगा, जो क्या है गुलाम वंश की नींव रखेगा। उसी के साथ साथ हम क्या देखेंगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना को देखेंगे। ठीक है, पर हमें यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक है वह कौन सा है, गौरी। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, गौरी। तो गौरी जो था वह क्या है, उसका टाइम पीरियड यहाँ से देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो मोहम्मद गौरी का जो हमें आक्रमण मिलता है, जो 5 आक्रमण मैंने बताया, 5 या 6 हम देख सकते हैं, जो क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका आक्रमण पूछा जा सकता है 1175 में, किसके विरुद्ध था, मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान किसके विरुद्ध था, मुल्तान के विरुद्ध, मुल्तान। इसके बाद जो अगला आक्रमण करा इसने वह क्या था, ठीक है 1178 में, ठीक है किसके विरुद्ध कर दिया इसने, पाटन के विरुद्ध। ठीक है, पाटन के विरुद्ध करा, जिसमें जो क्या है यहाँ का शासक था भीम सेकंड। ठीक है, जिसे मूल राज के नाम से भी जाना जाता है। भीम सेकंड ने क्या है, भीम सेकंड एक ऐसा शासक था जिसने क्या है गौरी को पहली बार पराजित किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गौरी को पहली बार किसने पराजित करा था, तो 1178 में पाटन के शासक भीम द्वितीय ने क्या करा था, इसे पराजित करा था। ठीक है, इसके बाद जो इसका अगला आक्रमण देखना है 1191 का, 1192 का और 1194 का। ठीक है, क्या है 1194 के, ये क्या है इसके प्रमुख आक्रमण है। इनमें से ये दो जो प्रमुख हैं ये कौन से हैं, तराइन के, तराइन के युद्ध हैं, जो क्या है काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, जो क्या थे पृथ्वीराज चौहान थे, और क्या है और दूसरी तरफ कौन था, गौरी था। इन दोनों के मध्य हुआ। तो इन दोनों की जब मध्य युद्ध आरंभ हुआ तो सबसे पहले जो तराइन प्रथम है, तराइन फर्स्ट, इस युद्ध में क्या हुआ था, एक तरफ तो क्या थे पृथ्वीराज चौहान थे और दूसरी तरफ कौन थे, मोहम्मद गौरी। तो इस युद्ध में जो विजय हुए वह कौन हुए थे, मोहम्मद गौरी क्या हुए थे, इस युद्ध में क्या हुए थे, हारे थे, और क्या थे पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्या हुए थे, विजय हुए थे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ तराइन द्वितीय के नाम से जाना जाता है, कौन सा, तराइन द्वितीय, जिसमें क्या था गौरी विजय हुआ और इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले में क्या हुआ था, गौरी हारा था और कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान क्या थे, इसमें जीते थे। इसके बाद दूसरा क्या हुआ था, तराइन का, तराइन में जिसमें क्या जीते थे, पृथ्वीराज चौहान हारे थे और कौन जीता था, गौरी जीता था। इसके बाद जो 94 का था, तो इसे क्या है, इसे कहा जाता है चंदावर का, चंदावर, जिसमें क्या थे जयचंद्र, जयचंद्र और वर्सेस कौन हुए थे, कौन हुआ था, गौरी। ठीक है, जिसमें कौन जीता था, गौरी जीता था। और इसी के बाद हम कह सकते हैं कि गौरी ने एक तरीके से तराइन के युद्ध को जब जीता, तराइन के द्वितीय युद्ध को जीतने के पश्चात इसने एक तरीके से भारत पर क्या है अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, इसके बाद इसका जो छठा आक्रमण अगर आप देखना चाहें तो इसका जो छठा जो आक्रमण है वह भी क्या है पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि वह इसका अंतिम आक्रमण है, जो क्या है 1205 में इसके द्वारा किसके लिए किया गया था, खोखरो, जो खोखर उस समय जो जाति थी उसके विरुद्ध इसने क्या है जो अपना अंतिम आक्रमण करा था। तो ये भी क्या है पूछा गया है एक एग्जाम में, इसलिए मैंने यहां पर इसे इंक्लूड करा है। वैसे तो आपको 5 ही देखने हैं, पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण इसे 1178 का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भीम द्वितीय ने हराया था। तृतीय पृथ्वीराज चौहान से तराइन फर्स्ट हुआ था जिसमें ये खुद हारा गया था, दूसरे में जिसमें इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके बाद फिर आप देखते हो चंदावर, जिसमें इसने जयचंद्र को हराकर क्या है जयचंद्र को हराया, और 1205 में इसने क्या करा था, आपको याद रखना है कि इसने खोखर जो जनजाति थी उसके विरुद्ध आक्रमण किया, और यह कि इसका क्या था अंतिम आक्रमण के रूप में जाना जाता है। अब यहीं से गौरी के विषय में पूछ लिया जाता है कि गौरी एक ऐसा शासक था जिसके टाइम पीरियड में क्या है जो एक तरफ क्या है कुरान देखने को मिलती है और दूसरे तरफ क्या है सिक्कों पर हमें क्या देखने को मिलता है, गौरी के शासनकाल में ही
जो सिक्का अगर हम देखें तो एक तरफ होता है चिट, हेड या टेल, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं चित और पट, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरफ एक तरफ इसने क्या था, मां लक्ष्मी को अंकित करवाया था, तो दूसरी तरफ किसे अंकित करवाया था, तो दूसरी तरफ इसने कुरान जो थी उसे क्या है बनवाया, लिखवाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। किसका, ऐसा कौन सा तुर्की शासक था जिसके सिक्कों पर क्या है, मां लक्ष्मी का क्या है बनी हुई, तो ये आपको याद रखना है। कुछ राइटर कहते हैं कि उस समय के जो सिक्के थे, जो उस समय की मुद्राएं थी, उन पर अधिकतर किसका अंकन करा गया था, राजाओं के द्वारा, तो मां लक्ष्मी का अंकन करा गया था। उन्हीं को चेंज करवाकर इसने क्या है दूसरी साइड में क्या कर दिया गया, कुरान को लिखवा दिया। कुछ राइटर कहते हैं कि जो क्या था, ये कई जगह इसने लूटपाट करी और उसके बाद इसने देखा कि हर जगह, हर तिजोरी पर, हर राजा के यहाँ क्या देखने को मिलता था, इसे मां लक्ष्मी का अंकन देखने को मिलता है, ठीक है। मां लक्ष्मी का जो चित्र है वो बना हुआ देखने को मिलता है। तो ये इसने ये समझ गया कि ये क्या है, समृद्धि की देवी है, तो इसने क्या करा कि उनको अपने क्या है सिक्कों पर अंकन करवाया। ये राइटर अपने अपने थॉट्स क्या है इसमें लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मां लक्ष्मी का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है, तो मोहम्मद गौरी के क्या है सिक्कों पर इसका अंकन मिलता है। तो इसके क्या है आपको याद रखना है, ये आपको एक टॉपिक याद रखना है। इसके बाद इसके क्या है 4 गुलाम ये अपने साथ लेकर आया था, जिसमें पहला नाम आता है यल्दौस का, ठीक है, यल्दौस, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर नाम आता है कुबाचा, और आखिर में जो नाम आता है बख्तियार खिलजी। ये क्या है 4 इसके प्रमुख गुलाम थे जो ये क्या है अपने साथ यहां पर लेके आया था, ठीक है। कौन कौन से थे, पहला तो यल्दौस था, ठीक है, यल्दौस था इसके साथ आया था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, कुबाचा आया था और बख्तियार आया था। तो इसने क्या करा, जब ये अपने लास्ट टाइम पे पहुंचा तो इसने अपने जो गुलाम थे उन्हें क्या है एक तरीके से कह दिया कि आप ये वाला क्षेत्र ले लो, आप ये वाला क्षेत्र ले लो। तो इस तरह से इसने अपने क्षेत्र को डिवाइड कर दिया। तो इसने क्या है इसे दे दिया यल्दौस को गजनी का क्षेत्र दे दिया, इसे क्या है लाहौर दिल्ली वाला क्षेत्र दे दिया, ठीक है, ठीक है। किसे, ऐबक को लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र दे दिया इसने, और ये जो बख्तियार खिलजी था इसे क्या है बिहार वाला क्षेत्र दे दिया। कौन सा, बिहार वाला। इससे यहां पर पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और कुबाचा को इसने क्या दे दिया, जो मुल्तान का क्षेत्र था, कौन सा था, मुल्तान का जो क्षेत्र था वह इसने किसे दे दिया, तो वह इसने क्या है मुल्तान का जो क्षेत्र था वह क्या है, ठीक है, कुबाचा को, नसरुद्दीन कुबाचा को ये क्या है इसने क्षेत्र दे दी। इस तरह से इसने अपने क्या है जो साम्राज्य इसने जो जीता था वह क्या है पूरा डिवाइड कर दिया, और अपने क्या है जो गुलाम थे उन्हें क्या है सेटिस्फाई कर दिया। यल्दौस को क्या दे दिया इसने, गजनी। ये चारों क्या है आगे आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अभी बता रहा हूं, ठीक है। आप जब इल्तुतमिश को पढ़ेंगे तो इल्तुतमिश ने क्या है यल्दौस और क्या है कुबाचा को दोनों को पराजित करा था, ठीक है। तो इनके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे। तो इसने क्या करा कि लाहौर और दिल्ली वाला जो क्षेत्र था वह किसके पास आ गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, ठीक है। और इसने जो बख्तियार जो खिलजी था, जो इसका दूसरा हम कह सकते हैं या कुतुबुद्दीन का सहायक सेनापति, तो इसने क्या करा, इसे क्या दे दिया, बिहार बंगाल वाला क्षेत्र दे दिया। ये वहां गया और इसने क्या करा, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसने क्या करा, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करा, ध्वस्त करा। किसने करा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसे क्या है ध्वस्त करा। तो यह पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने वाला कौन सा शासक था, ठीक है, कौन था, तो वह आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी ने क्या करा था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसे क्या है पूर्णतः ध्वस्त किया। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, गौरी के बारे में। अब इसके बाद अगर हम देखें तो गौरी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मैं बता रहा हूं कि किसे नियुक्त करा। तो इसने क्या करा, अपने उत्तराधिकारियों को इस तरह से क्या है अपने जो शासन था उसे डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके जो क्या थे, कह सकते हैं कि इसके जो गुलाम थे उन्होंने क्या है अपने आप को क्या है शासक के रूप में लाना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद से मैंने आपको बताया कि जब इसकी मृत्यु हुई
1206 में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है, किसकी, गौरी की। अब गौरी की मृत्यु के बाद अब क्या बचा कि इसके जो 4 गुलाम थे उनमें से जो एक प्रमुख गुलाम था, कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वही क्या करता है 1206 में दिल्ली सल्तनत का, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ठीक है, क्या नाम आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने स्थापना करी, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, यहां पे लिख दे रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की क्या करी, स्थापना करी। इसकी स्थापना के पीछे कई सारे उद्देश्य देखते हैं हम यहां पर, कि जैसे कि आप देखोगे कि जो क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका जो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इसने क्या करा था 1206 से लेकर, इसका जो टाइम पीरियड है 1210 तक का है। ठीक है, ये क्या था, उसका गुलाम था। ठीक है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, इसलिए इसने क्या करा, गुलाम वंश की नींव रखी। किसकी, गुलाम वंश। ठीक है, क्या रखा, गुलाम वंश की नींव रखी, जिसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1206 से क्या है, इसका टाइम पीरियड 90। ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक हमें क्या देखने को मिलता है, गुलाम वंश देखने को मिलता है, जिसमें मैंने बताया कि हम कौन कौन से प्रमुख शासक हमारे लिए रहेंगे जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला तो कौन रह जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे नंबर पर आता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद जो शासक आता है, ठीक है, इल्तुतमिश के बाद जो शासक आता है वह इसकी पुत्री रजिया आती है। ठीक है, कौन आती है, रजिया आती है, और रजिया के बाद आपको पढ़ना है बलबन। और अगर इसमें से पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था, तो ये हो जाता है क्यूमर्स। ठीक है, कौन हो जाता है, क्यूमर्स, 1290 में। बस यही आपको क्या है इसमें पढ़ने हैं। बीच के जैसे रुकनुद्दीन फिरोज हो गया, मुबारक शाह हो गया, आराम शाह हो गया, इनको तो यार पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे हैं कि बस इनको एक नजर हमें देखनी होती है बस। बाकी ये जैसे इल्तुतमिश हो गए, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली स्टार्ट करी। ठीक है, रजिया सुल्तान पहली तुर्क महिला कह सकते हैं, पहली मुस्लिम महिला शासक कह सकते हैं, पहली व अंतिम। ठीक है, इसके बाद बलबन ने भी काफी इंपॉर्टेंट जो कार्य करे थे। इसने जो सुल्तान था उसे जिले इलाही कहलवाना स्टार्ट करा, नौरोज जो त्योहार थे उन्हें स्टार्ट करा। इस तरह से जो क्या है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये इसमें। ठीक है, गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश के बारे में अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो गुलाम वंश में क्या था, गुलाम वंश को हम क्या है, मामलुक वंश, मामलुक वंश भी कहते हैं, इलवरी वंश भी कहते हैं। ठीक है, मामलुक वंश, इलवरी वंश, कई कई राइटर इसे क्या कहते हैं, बलवनी वंश, क्योंकि इसने इलवरी जो ये था इल्तुतमिश था, इसने इलवरी वंश की स्थापना करी थी। इसके बाद आप बलबन को देखोगे तो बलबन क्या है, बलबनी वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह से अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से इसका क्या है वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं सीधे सीधे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखते हैं, इल्तुतमिश के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह क्या था, इसका गुलाम था। ठीक है, किसका, गौरी का। इससे पहले वाला जो शासक था कौन था, गौरी था, गौरी का गुलाम था, इसलिए इसने क्या करी, गुलाम वंश की स्थापना कर दी। पहला टॉपिक याद हो गया। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वह क्या था, 1206 से लेकर 1210 तक इसका क्या है टाइम पीरियड था। इसने अपनी राजधानी जो थी, राजधानी इसकी कहां थी, तो यह इसने अपनी राजधानी जो थी वह कहां बनाई, लाहौर में इसने क्या है अपनी राजधानी बनाई। भाषा की बात करें तो उस समय की जो प्रमुख भाषा की थी वह कौन सी थी, फारसी। ठीक है, उस समय की जो प्रमुख भाषा थी वह कौन सी थी, फारसी लैंग्वेज को इसने क्या है अपनी राजकीय भाषा के रूप में इस्तेमाल करा। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन की। तो कुतुबुद्दीन जो है वह क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन का वास्तविक अर्थ कई जगह क्या लिखा है, चंद्रमुखी राइटर लिखते हैं, और कई जगह इसे क्या है, चंद्रमा का देवता। ठीक है, कुतुबुद्दीन का मतलब अर्थ बताया है चंद्रमा का देवता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक व्यक्ति का नाम आता है यहां पर, फखरुद्दीन अब्दुल
ठीक है, अजीज काकी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी, ठीक है। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी। तो ये जो व्यक्ति था इसने क्या करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है इसने पाला पोसा था, उसे क्या है सैन्य शिक्षा दी थी, और जिसके बाद क्या हुआ, इसने क्या है इसको एक तरीके से सैनिक वेशभूषा में क्या है एक तरीके से इसे खरीद कर गुलाम बनाया और इसे क्या है पूरी शिक्षा वगैरह दी, और इसके बाद इसे क्या है बाजार में बेचने के लिए निकला। तो इसने क्या है किसका नाम मिलता है इसे, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी, ठीक है, इसने इसे दिया। इसी ने क्या करा था, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह क्या कुरान बहुत बढ़िया पढ़ता था, इसलिए इसका एक नाम आता है कुरान ख्वाह, कुरान ख्वाह, ठीक है। इसका क्या नाम मिलता है, कुरान ख्वाह, ठीक है। तो ये किस लिए कहा जाता था, यह कुरान को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता था, इसलिए इसे क्या है कुरान ख्वाह के नाम से भी क्या है जाना जाता था। इसके कई सारे आपको नाम मिलते हैं, जैसे हातिम सेकंड, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं हातिम द्वितीय, क्योंकि ये क्या है बहुत ही नेक दिल था इसलिए, ठीक है। और लाख बख्श, लाख बख्श, ठीक है, किसका नाम है, इसी का नाम है, क्योंकि ये क्या है लाखों का दान देने वाला था, ठीक है। क्या था, लाखों का दान देने वाला था, इसलिए क्या है इसे, ठीक है, कहा जाता था। इसके कई सारी उपाधियां भी मिलती हैं, जैसे आप देखोगे इसने क्या है इसे मुक्ति पत्र मिल चुका था, किससे, 1208 में, ठीक है, 1208 में गयासुद्दीन, ठीक है, किसके द्वारा, गयासुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन मोहम्मद जो क्या था, गयासुद्दीन मोहम्मद जो व्यक्ति था वह क्या था, गौरी का हम कह सकते हैं कि ये कौन था, भतीजा था, ठीक है। तो गौरी के भतीजे द्वारा क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में क्या दे दिया गया, जो गुलाम जो क्या है मुक्ति पत्र, ठीक है, कि हमने तुम्हें क्या है दास्ता से मुक्त कर दिया, अब क्या है आप आराम से सुल्तान बन सकते हैं। पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करा। सुल्तान से ध्यान आया कि आपको याद रखना है कौन सा था सुल्तान का पद धारण करने वाला पहला तुर्क, तो आपको याद रखना है गजनवी जो था उसने पहली बार सुल्तान का पद क्या है धारण करा था, ठीक है। पहला तुर्क कौन था, गजनवी। तो इसने अपने आप को क्या है मलिक या सिपे सालार कहना स्टार्ट करा, ठीक है। क्या कहना शुरू करा इसने, मलिक सिपे सालार, ठीक है। इस तरह से इसने अपने आप को पदवी दी, और इसने अपने आप को कभी भी सुल्तान के रूप में क्या है घोषित नहीं किया। तो किसने नहीं किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको देखना है, ठीक है, ये आप तो हो गए बेसिक। अब इसने क्या करा, इसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी, भाषा फारसी थी, ठीक है। ये फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी का इसमें नाम मिलता है, ठीक है। 1208 में गयासुद्दीन मोहम्मद बेग के द्वारा इसे क्या है मुक्ति पत्र दिया गया। इसके नाम भी खान बख्श पूछा जाता है, ठीक है, हातिम द्वितीय भी पूछा गया है। इसके बाद क्या है मलिक और सिपे सालार की इसके उपाधियां थी, कुरान ख्वाह के नाम से इसे जाना जाता था। इसके बाद इसके टाइम में पीरियड में ही क्या हुआ था, इसने किसकी स्टार्टिंग करी थी, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। इसके टाइम में ही क्या करा था, इसने कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करी थी। कुतुब मीनार को इसने क्या है, एक शेख थे, शेख जिनका नाम मिलता है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है, बख्तियार काकी इनका नाम मिलता है, ठीक है। क्या नाम मिलता है, देखो, क्योंकि हमने देखा कि इसका जो आपको बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं, देख, ठीक है, देखो शेख ख्वाजा, अब लिख दो आप इसका नाम कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। अब इससे क्या सहायक सेनापति कौन था, बख्तियार, बख्तियार काकी, ठीक है। बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने क्या करा था, कुतुब मीनार का क्या है निर्माण आरंभ करा, और जिसका निर्माण किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश द्वारा दिया है।
कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। इसने 2 मीनारें और निर्माण करवाई थी। पहली जो इमारत मिलती है वह क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपको याद रखना है, जिसको अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो क्या है संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है उसे क्या है संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से भी क्या है, जो पहले क्या था अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय था, उसको तोड़वाकर इसने क्या है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो इसने क्या है संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वाकर इसने क्या है बनवाया था, ठीक है। तो यह कहां पे है, अजमेर में। कहां पे है, यह पूछा गया है कि कहां पर स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो कहां पर है, अजमेर में। किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद ये इसने क्या करा था, भारत में पहली जो मस्जिद के रूप में जिसे जाना जाता है कुतुबुल इस्लाम, ठीक है, कुतुब उल इस्लाम, जो कहां है, दिल्ली, दिल्ली के राय पिथौरागढ़, जो क्या था पृथ्वीराज तृतीय का जो महल था उसे तोड़वाकर इसने क्या करा, उसी को क्या करा गया, कुतुबुल इस्लाम नामक क्या है मस्जिद का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये थे इसके कुछ प्रमुख इमारतें जो इसने बनवाई, 3। पहला अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुल इस्लाम, जो क्या है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पहली मस्जिद के रूप में काउंट होती। इसके बाद कुतुब मीनार, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, 1210 में क्या हुआ था, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगास, मतलब उस समय जो चौगास होता था, घोड़ों पे खेलते थे, जैसे आज के टाइम में जो पोलो के रूप में जाना जाता है, तो उस तरह से खेलते हुए इसके चौगास खेलते हुए क्या है 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद जो अगला जो शासक आया वह कौन आया, इसका पुत्र आराम शाह, ठीक है। कौन आया था, इसका पुत्र आराम शाह आया था, ठीक है, आराम शाह, जो क्या है लगभग 8 महीने तक ही क्या है शासन कर पाया। इसी के टाइम में कौन था, एक शासक था इल्तुतमिश, जिसे क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, वह क्या था बदायूं का सूबेदार था। उसे जब यह पता चला कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई है और उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह क्या है दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, तो वह इल्तुतमिश कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, और 1210 में ही इसकी मृत्यु, इसकी हत्या करके क्या करा इसने, ठीक है, इसकी हत्या करने के बाद क्या है अपना स्वयं गद्दी पर बैठा। तो अब क्या हम देखेंगे, इल्तुतमिश को देखेंगे। इल्तुतमिश से पहले भी हम एक शासक को देख लेते हैं यहाँ पर, जिसका नाम आता है यहाँ पर आराम शाह। क्या आता है, नाम आता है जिसका आराम शाह, ठीक है, आराम शाह। अगर हम आराम शाह को देखें तो यह किसका संतान थी, यह पुत्र था, तो यह क्या था, आप देखेंगे कि ये क्या था, ऐबक। जैसे हमने पहले देखा कि ऐबक का जो संतान थी वह कौन थी, आराम शाह था, ठीक है। कौन था, आराम शाह था। आराम शाह क्या हुआ कि ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 में क्या है यह गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब यहां पर एक नाम आता है एक सूबे का, जो क्या है बदायूं, ठीक है, क्या नाम आता है, बदायूं, जिसका सूबेदार था इल्तुतमिश, ठीक है, यहां का सूबेदार था इल्तुतमिश, ठीक है। अब यहां पर जब ऐबक की मृत्यु की सूचना जब किसे मिली, बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश। ये मैंने बदायूं का सूबेदार इसलिए बताया क्योंकि यहां से पूछा जाता है कि इल्तुतमिश क्या है बदायूं का सूबेदार बनने से पहले, सॉरी दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहां का, ठीक है, सूबेदार था। तो आपके लिए बताना है कहां का था, बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। तो ये क्या है याद रखना। अब जब इसे ये बात पता चली, ये पहुंचा सीधे दिल्ली और इसने क्या है आराम शाह को मारा और गद्दी इस पर ये क्या है खुद बैठ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। यहां पर याद रखना है कि आराम शाह जो था वह किस वंश से था, तो याद रखना है किस वंश से था, गुलाम वंश या मामलुक वंश से था, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है, ठीक है। तो अब अगला जो शासक आ गया वो कौन आ गया, ठीक है। अब आपके लिए याद रखना है कौन है अगला शासक, इल्तुतमिश। क्या नाम आता है, इल्तुतमिश, जिसका अगर हम टाइम पीरियड देखें 1210 से लेकर 36 तक क्या है इसका टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है।
ये तो मैंने बता दिया कहाँ का सूबेदार था, इसकी हिस्ट्री मैंने हमने वहां पर देख ली। यही पूछा जाता है कि कहाँ का सूबेदार था, तो ये बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, अब देखो इससे क्या पूछा जाता है कि ये क्या था, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या है, पहला नाम दिया जाता है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, जैसे कि आपको पता है कि जो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं कि वह क्या था, स्वयं गुलाम था और उसने क्या करा, ठीक है, खुद गुलाम था, और ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, इसलिए इसे क्या कहा गया, गुलामों का गुलाम कहा गया। ठीक है, इसी के साथ इसे क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक और पहला सुल्तान। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है, जो इल्तुतमिश है उसे गुलामों का गुलाम, ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसका, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और दिल्ली का पहला सुल्तान भी क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने क्या है, दिल्ली को, ठीक है, एक कह सकते हैं कि दिल्ली की, जैसे कि इसका एक आएगा कि ये क्या है, अपनी राजधानी कहां से लाएगा, ऐबक के टाइम में राजधानी कहां थी, लाहौर थी, तो ये लाहौर से कहां ले आता है, अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर देता है, और ये क्या बनाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये दोनों डाउट क्लियर हो गए। इसके बाद आता है तीसरा, पहला सुल्तान। जैसा कि आपके लिए याद है कि मैंने बताया था गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, जिसने क्या करा था कि वहां पर कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, कभी भी क्या करा उसने, सुल्तान की उपाधि क्या है, धारण नहीं की, जिसके कारण वो क्या था, सिपे सलार, ठीक है, मलिक, ऐसी उपाधि धारण करी थी जो क्या ये बताती थी कि उसने कभी भी, ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। तो इसी कारण से यहां पर जो पहला सुल्तान बनता है, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो आपके लिए याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था, जिसने कब सुल्तान की उपाधि धारण करी, तो 1229 में इसने क्या है, ठीक है, खलीफा से क्या करी थी, सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। तो ये थे इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, चौथा क्या था, दिल्ली, इसने अपनी राजधानी कहां से, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करी। ठीक है, इसने गौरी के द्वारा जो क्या थी, इकता प्रथा थी, कौन सी प्रथा थी, इकता प्रथा, उसका भी आगे इसने क्या है बढ़ाए थे। कई जगह मिलता है कि इकता प्रणाली की जो शुरुआत करी थी वह किसने करी थी, इल्तुतमिश ने, पर इसने क्या है, इकता प्रणाली अर्थात जो गौरी के शासन के टाइम पीरियड में जो इकता प्रणाली जो चलाई गई थी, उसे इसने क्या है, अलग रूप देके क्या है, इसने इकता प्रणाली को क्या है, आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। यहीं पर मैंने बताया था, मैं बता चुका हूं कि एक नाम आता है यल्दौज और कुवाचा। ठीक है, सभी, कोई भी ये नहीं बताता है कि तराइन फर्स्ट याद होता है सबको, सेकंड याद होता है, पर तराइन थर्ड की लड़ाई किसी को याद नहीं होती। ठीक है, तो आपके लिए याद रखना है, अगर पूछ लेता है एग्जामिनर, तराइन का तृतीय युद्ध या थर्ड वॉर कब हुआ था, 1215 में, किस किस के बीच, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। ठीक है, मैंने बताया था यल्दौज और कुबाचा, दो नाम आए थे यहां पर, कौन थे, यल्दौज और कुबाचा। ठीक है, तो यल्दौज और कुबाचा ये कौन थे, मैंने 4 नाम लिए थे। पहले तो एक नाम लिया था मैंने, ठीक है, ऐबक का, जिसे क्या है, गौरी ने दिल्ली का शासन पीरियड दे दिया था। इसे यल्दौज और कुबाचा को क्या है, अफगानिस्तान और इस तरफ का क्षेत्र दे दिया था। और क्या है, और जो क्या था, आप देखेंगे कि एक को क्या दे दिया था, आगे का शासन पीरियड दे दिया था, जिसने बिहार का वो किसे दे दिया था। ठीक है, तो वह क्या दे दिया था, ठीक है, तो बिहार का शासन दे दिया था। इस तरह से उसने क्या है, 4 पार्टों में क्या है, अपने जो राज्य था उसे क्या है, डिवाइड करा था। ठीक है, तो अब ये क्या था, यल्दौज से इसकी लड़ाई कब हुई थी, 1215 में तराइन तृतीय का युद्ध हुआ था। तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड भी याद रख लेना, कब हुआ था। ठीक है, 1191 और 1192 में। किस किस ने,
गौरी और पृथ्वी में, जिसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे में कौन जीता था, गौरी क्या रहे थे, इसमें विजयी रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इस तरह से इसने क्या है यहां पर करा था। इसने दो प्रकार की मुद्राएं भी चलाई थी, एक थी चांदी की और एक था तांबे की। चांदी की को जीतल कहा गया और जो तांबे की थी उसे क्या कहा गया, टंका कहा गया। क्या कहा गया, टंका कहा गया। इसकी दो मुद्राएं पूछी जाती है, जीतल व टंका। ठीक है, किसके द्वारा चलाई गई थी, तो ये क्या थी, इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी, जिसे चांदी की को जीतल कहा गया और तांबे की को टंका कहा गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि इसने क्या करा था, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई किसका, कुतुब मीनार का निर्माण क्या है पूरा करवाया था। इसने ही क्या करा था, भारत में जो मकबरा बनाने की जो क्या है स्टार्टिंग किसने कराई थी, तो वह क्या है इल्तुतमिश ने कराई थी। किसके द्वारा कराई गई थी, मकबरा बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह किसे दिया जाता है, इल्तुतमिश को क्या है मकबरा बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसी के टाइम पीरियड में एक शासक ने आक्रमण करा था जिसका नाम आता है चंगेज खान। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब करा था, तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण 1221 में इल्तुतमिश के शासन काल में ही क्या है चंगेज खान ने आक्रमण करा था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए इससे रिलेटेड चीजें क्या है याद रखनी है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि देखो इल्तुतमिश को एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। देखो पहला सुल्तान है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसने क्या करा था, आप देखेंगे इसने अपनी लाहौर राजधानी क्या थी, दिल्ली से लाहौर स्थानांतरित करी थी। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत करी थी जो गौरी द्वारा स्टार्टिंग की गई थी। इसने तराइन थर्ड का युद्ध जीता था जिसमें इसने क्या है यलदौज को पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद इसने क्या है दो मुद्राओं का प्रचलन किया, जीतल और टंका। जो क्या थी, टंका तांबे की थी और जीतल क्या थी, चांदी की थी। इसको मकबरे बनाने का भी श्रेय क्या है दिया जाता है। इसी के टाइम पीरियड में चंगेज खान ने क्या है भारत पर आक्रमण करा था और जिसका टाइम पीरियड क्या रहता है 1221 में। चंगेज खान से पूछ लिया जाता है कि चंगेज खान ने किसके टाइम पीरियड में आक्रमण करा था, तो किसके टाइम पीरियड में आक्रमण करा था, तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में क्या है चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अगला नाम आता है, यहां पर अगला शासक आता है रुकनुद्दीन फिरोज। किसमें, दिल्ली सल्तनत पर जो बैठता है वह बैठता है अगला शासक रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज बैठता तो है पर वहां पर हाँ इसका एक पॉइंट रह गया इल्तुतमिश का कि इसने क्या करा था, चालीसा दल तुर्कान ए चहलगामी की क्या करी थी, स्थापना करी थी। किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, तो तुर्कान ए चहलगामी में क्या थे, 40 जो क्या थे प्रमुख अमीर, उस समय के कह सकते हैं कि नेता, जिन्हें क्या कहा जाता था, अमीर कहा जाता था। तो उन्हें क्या है अमीर जो इसमें क्या है रखे गए थे, जो क्या है सुल्तान की सहायता के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें चालीसा दल कहा गया, जिसे क्या कहा गया, चालीसा दल के रूप में क्या है कहा गया। अब इसमें क्या नाम आता है, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, क्या नाम आता है, आप फिरोजी याद रखिए, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, जो क्या था 1236 में क्या है गद्दी पर बैठा और लगभग 8 माह के लिए क्या है गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को क्या है गद्दी पर बैठाया, पर वहां के कुछ लोगों ने क्या करा, रुकनुद्दीन फिरोज को क्या है गद्दी पर बैठा दिया। अब ये बात क्या थी, पर फिरोज तो भाई साहब बैठ गया गद्दी पर फिरोज के टाइम पीरियड में जो पूरी जो सत्ता थी वह किसके, इसकी मां साहब तुर्कान के हाथ में चली गई। ठीक है, वही क्या करती थी, पूरी भागदौड़ करती थी, जिससे अमीर जो लोग थे, जो नेता थे वहां के, वो क्या थे, बड़े परेशान थे। उनने क्या करा, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी उसने क्या करा, रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध वहां की जो जनता थी, वहां की जनता से क्या है फायदा उठाया, वहां समझाया और अपने क्या है गद्दी पर बैठ गई, जिसका नाम क्या आता है, रजिया सुल्तान। क्या नाम आता है, रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या नाम आता है, रजिया सुल्तान, जिसका जो टाइम पीरियड देखते हैं 1236 से 12
40 तक किसका टाइम पीरियड आता है, रजिया सुल्तान का, जिसे अगर हम देखें तो इसने क्या करा, पहली दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला शासक। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, पहली व अंतिम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, यहां पर ये आपके लिए याद रखना है ये। ठीक है, दूसरी चीज आती है, इसने क्या है पुरुषों की भांति चोंगा और टोपी पहनी, जिसे क्या है काबा। काबा मतलब होता है कोट या चोंगा। ठीक है, एंड क्या पहना है इसने, ठीक है, दूसरा जो आता है कुल्हा, काबा और कुल्हा को इसने पहना, जिसका मतलब होता है टोपी। ठीक है, इसने क्या है इनका प्रयोग करा, और ये क्या है पुरुषों की भांति क्या करती थी, अपने जो दरबार था उसमें यह क्या है पहुंचती थी। इसने 3 तरह के सिक्के चलाए, जो क्या है कभी बाई चांस पूछ लिया जाता है, जैसे कि न्याय की शासिका, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी, और क्या है दिल्ली सल्तनत की शासिका के रूप में इसने क्या है इन 3 प्रकार के क्या है सिक्कों का प्रदर्शन किया। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहां पर नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में क्या है, यहां पर 2 लोगों का नाम आता है, एक तो नाम आता है अल्तुनिया, और दूसरा नाम आता है यल्दौज। ठीक है, यल्दौज को इसने कौन सा पद दे दिया, अमीर ए आकूर। क्या दे दिया, अमीर ए आकूर का इसने क्या है पद दिया, किसे, यल्दौज को। रजिया जो थी उसने क्या है अपने क्या था जो नीचे तबके का एक सैनिक था, उसे अमीर ए आकूर का पद दे दिया। ठीक है, जिसने क्या करा कि ये क्या था, अमीर ए आकूर का मतलब होता है अश्वसाल का प्रमुख, मतलब कि घोड़ों का प्रमुख क्या कहा जाता था, अमीर ए आकुर कहा जाता था। ये पूछा जाता है कि यल्दौज किससे संबंधित, रजिया ने किसे अमीर ए आकुर का पद दिया, तो यल्दौज को दिया। अब इससे क्या हो गया कि जो वहां के जो अमीर थे जिन्होंने इसे गद्दी पर बैठाला, वो क्या कहने लगे कि अब जो हमारी पावर है वो धीरे धीरे रजिया क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इसीलिए इनने क्या करा कि रजिया को इन्होंने क्या है गद्दी से हटाने के लिए इन्होंने अल्तुनिया को क्या है यहां पर यूज में करा। तो अल्तुनिया ने क्या करा, रजिया को क्या है आक्रमण करा, और इन दोनों ने क्या करा, इसने अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। अब रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। कब, 1240 में क्या है इन दोनों ने विवाह कर लिया। फिर जैसे अल्तुनिया ने क्या है रजिया को पराजित करा, अब इन तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि तुम मेरे से क्या कर लो, निगाह कर लो, उसके बाद क्या हो जाएगा कि तुम भी एक तरीके से दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हो जाओगे। ठीक है, ये अल्तुनिया जो था वो पंजाब के क्षेत्र से था। अब इन दोनों ने शादी कर ली, और ये क्या थे, एक कैथल एक जगह है, जब ये दिल्ली की तरफ लौट रही थी रजिया, ठीक है, अल्तुनिया के साथ विवाह करने के बाद 1240 में, ठीक है, तो ये लौट रही थी, तो इसे क्या है कैथल एक जगह पड़ती है, कैथल में इसे क्या कर दिया, इसे कहा जाता है कि कुछ डाकुओं ने क्या कर दी, अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना, कब इसकी हत्या कर दी, 1240 में क्या है इसकी हत्या कर दी। तो ये थे रजिया सुल्तान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद जो क्या है 3 और शासक आते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं, बहराम शाह आते हैं, मसूद शाह आते हैं, और महमूद आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है 3 शासक आते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि बीच में भाई ये कौन आया, ठीक है, किस वंश से रिलेटेड है, तो इसलिए हम यहां पर इन्हें क्या है देखते हैं। ठीक है, देखो पहला नाम किसका आता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, इसका नाम आता है। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वह कौन सा आता है, तो वह आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह, ठीक है, इसका नाम आता है। इसके बाद जो अगला जो नाम आता है वह क्या किसका आता है, नसरुद्दीन महमूद का। किसका आता है, नसरुद्दीन महमूद का। नसीरुद्दीन
महमूद। ठीक है, तो ये क्या है, 3 शासक हुए किसके, रजिया और बलबन के बीच में। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है प्रमुख शासक ही देख रहे हैं, इनसे हमें इतना रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस इनका नाम पूछ लिया जाते हैं कौन कौन से किस वंश में हुए, तो इसलिए इनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हुए, जैसे रजिया की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या हुए 1240 से आए और ये रहे 42 तक। इसके बाद 42 से आए, 1242 से लेकर 46 तक। ठीक है, क्या हुए 1242 से लेकर कहां तक हो गए 46। ठीक है, और ये भी क्या है लगभग 1200, आप देखेंगे कि ये भी क्या रहेंगे कि 1246 से लेकर ये क्या है कुछ टाइम पीरियड तक रहते हैं। इसके बाद कौन आ जाता है, बलबन आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाते हैं 1246 से लेकर 65 तक रहते हैं, और इसके बाद क्या आ जाएगा, बलबन आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा, बलबन रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला शासक होगा वो इंपॉर्टेंट है, कौन, बलबन। ठीक है, तो इसलिए इसे रफ कर दे रहे हैं। अब देखो, अब बलबन, ठीक है, बलबन को अगर हम देखें तो बलबन का जो टाइम पीरियड रहता है वो 65। ठीक है, 1265 से लेकर 1807 तक रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, बलबन का टाइम पीरियड रहता है। बलबन को अगर हम देखें तो बलबन क्या था, बलबन इल्तुतमिश द्वारा जो बनाई गई तुर्कान एक चहलगामी जो क्या था अर्थात चालीसा दल था, उसमें क्या है पहले ये सदस्य था। इसके बाद धीरे धीरे ये क्या करा, पदोन्नति करते करते ये एक दिन क्या बनता है, सुल्तान बनता है। ठीक है, अगर हम देखें बलबन को तो बलबन ने ही क्या करा था, फारसी और ईरानी परंपराओं को क्या है, दिल्ली जो सल्तनत था उसमें क्या है इसकी एंट्री करी थी। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे इसने क्या करा था, सिजदा और पाबूस, सिजदा व पाबूस की शुरुआत करी। ठीक है, इसने क्या करा, सिजदा और पाबूस। सिजदा क्या होता है और पाबूस क्या होता है, सिजदा का मतलब होता है कि सर झुका के सलाम करना। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सिजदा, और पाबूस का मतलब होता है कि जाके पैरों को चूमना। ठीक है, इसने फिर इसके बाद क्या करा, दूसरा एक त्योहार की शुरुआत करी, नवरोज। नवरोज त्योहार की शुरुआत करी, किसने, बलबन ने ही इसकी शुरुआत करी। इसकी एक नीति आती है लौह एवं रक्त की नीति। इसने क्या है, लौह एवं रक्त की नीति को क्या है इसने अपना रखा है। ठीक है, इसने क्या है अपने जो दरबार था वह कुछ परंपरा के अनुसार सजवाया था, तो इसने क्या है ईरानी परंपरा के अनुसार अपने दरबार को क्या है सजाया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसके सीधे सीधे हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जब डिटेल पर देखेंगे तो हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो इसने क्या है लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, ईरानी परंपरा से इसने क्या है अपने क्या है दरबार को इसने सजाया था। इसके बाद इसने क्या करा कि आप देखेंगे कि ये क्या करता था, देखो इसने क्या करा कि इसने अपने आप को सुल्तान को जिल्ले इलाही कहा गया। ठीक है, इसने अपने आप को क्या कह दिया, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है कि अल्लाह की छाया, मतलब कि ईश्वर की छाया के रूप में इसने क्या है अपने आप को दिखाया कि जो सुल्तान होता है वह क्या होगा, ईश्वर की छाया के रूप में होता है। ठीक है, इसके दरबार में इसने क्या करा, एक नए सैन्य जो क्या था विभाग था उसकी क्या है इसने शुरुआत की, दीवाने अर्ज। पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज की शुरुआत किसने करी, तो वह किसने करी थी, तो वह बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ठीक है, इसके दरबार में दो प्रमुख क्या है, अमीर खुसरो और अमीर हसन क्या थे, ये थे। ठीक है, तो इसके दरबार में कौन कौन थे, तो यह नाम आता है अमीर खुसरो। दरबारी में कौन थे, अमीर खुसरो व अमीर हसन। ठीक है,
इसके दरबार में थे। तो ये क्या है, ये सारी चीजें याद रखनी है। अब जिस दल से ये बनकर आया था, जिसको हम कहते थे चालीसा दल, इसने क्या है, चालीसा तुर्कान ये चहलगामी को ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये चाहता था कि पूरी सत्ता क्या रहे, इसके हाथ में रहे। जैसे कि अब इल्तुतमिश ने तो बनाया था चालीसा दल, ठीक है, क्योंकि वो उसने क्या सोचा था कि ये जो चालीसा दल है वह क्या करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा और मेरी क्या है, मदद करेगा किसी भी निर्णय को लेने में। पर क्या हुआ, इल्तुतमिश के बाद जो सत्ता थी, जैसे कि फिरोज आए, फिरोज के बाद फिरोज आए तो इन चालीसा जो दल था इसने किसे बना दिया, रजिया को क्या है, गद्दी पर बैठा है। अब जो क्या थी सत्ता थी वो धीरे धीरे किसके हाथों में आने लगी थी, इन जो क्या है नेता थे, जो चहलगामी के जो सदस्य थे, तुर्कान चहलगामी के जो अमीर थे, उनके हाथ में क्या है धीरे धीरे सत्ता पहुंचने लगी, क्योंकि जो शासक था वही कमजोर होने लगा। तो इनको देखते हुए क्या है, जब बलबन इसी चीज से निकल कर आया तो उसने कहा कि कहीं ये मेरे तरह जैसे मैं यहां तक पहुंचाऊं तो कहीं इनमें से मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो बलबन ने क्या करा, उसे ही क्या है, तुर्कान ने चहलगामी को ही खत्म कर दिया। बोले मुझे क्या है कोई परेशान नहीं कर पाएगा। इस तरह से क्या है, इसने चालीसा दल का समाप्त करा। ठीक है, चालीसा दल को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्या है, जो बलबन से रिलेटेड क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है, कि नौरोज त्योहार किसने स्टार्ट करा था, सिजदा और पाबूस की प्रथा किसने स्टार्ट करी थी। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी, जिले इलाही किसने अपने आप को कहा। ठीक है, इसके बाद दीवान अर्ज की स्थापना किसने करी, जो क्या था एक सैन्य विभाग था, किसने करा था, बलबन ने। ठीक है, फिर इसके बाद अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके स्टार्टिंग में दरबार में थे, तो वह किसके दरबार में थे, तो आपके लिए याद रखना है बलबन के दरबार में थे। इसने क्या है चालीसा दल की समाप्ति करी और इसकी जो मृत्यु हुई वह क्या हुई, 1287 में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद क्या है, दो शासक आते हैं कैकुबाद, क्या नाम आता है, कैकुबाद और क्यूमर्स। ठीक है, जो कैकुबाद था इसका जो टाइम पीरियड मिलता है 1287 से लेकर 90 तक मिलता है। और 1290 में ही क्या हो जाती है, हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो मैंने टाइम पीरियड बताया था 1210 से लेकर 1290 तक क्या था, दिल्ली सल्तनत था। तो यहां पर क्या हो जाता है कि क्यूमर्स की हत्या कर कौन बन जाता है। ठीक है, तो आपके लिए याद रखना है जो क्या था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या बनता है, करता है, खिलजी वंश की स्थापना करता है, या खिलजी क्रांति के रूप में क्या है एक शुरुआत करता है किसकी, खिलजी वंश की। ठीक है, तो इससे जो रहेगा वो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो इस वीडियो में जो हमने क्या देखा, अरबों के आक्रमण से लेकर गुलाम वंश तक हमने देखा। ठीक है, किस तरह से गजनी आया, ठीक है, महमूद बिन कासिम को देखा सबसे पहले, फिर गजनी को देखा, फिर गौरी को देखा, गौरी के बाद क्या देखा, ऐबक को देखा। ठीक है, ऐबक को देखने के बाद इसने क्या करा कि ऐबक को आपने देखने के बाद फिर क्या देखा, इल्तुतमिश को देखा। मेन टॉपिक की बात कर रहा हूं यहां पर। इल्तुतमिश को देखने के बाद हमने क्या देखा है कि इल्तुतमिश को जब हमने कवर कर लिया तो इल्तुतमिश के बाद जो अगली शासक हुई रजिया सुल्तान, जो क्या थी अगली प्रमुख शासक के रूप में सामने आई। रजिया के बाद आप देखेंगे कि कौन आया, बलबन आया। इस तरह से हमने क्या है पूरे दिल्ली सल्तनत के लगभग आधे पार्ट को यहां पर कवर करा है। तो आधा जो पार्ट रहेगा वो हम क्या है इसके अगले या कल जो वीडियो रहेगी उसमें हम क्या है आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अगर दोस्तों आपके लिए इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।